मलाल जिंदगी का वो चेहरा है जिसे भुलाना इंसानी शख्सियत के बस में नहीं। रे चार्ल्स रॉबिन्सन। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ उज़्मा खान एक बड़े वक्त बाद लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको मलाल से जीतना सिखा दे। You don't know me. The reflection of my father, रे चार्ल्स रॉबिन्सन। ये किताब 2010 8 जून एक अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश कराई गई। रे चार्ल्स रॉबिन्सन की असल जिंदगी पर लिखी गई इस किताब में छुपे हर संघर्ष के कतरे से इस कायनात को नया चेहरा हासिल हुआ। तो कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक छोटी वेलोनिया नामक गांव से होती है, जहां हमारी मुलाकात एक महज 8 साल के री नामक बच्चे से कराई जाती है, जो बस यूं ही किसी सोच में पड़कर अपनी माँ को काम करते हुए देख निहार रहा था। फिर अचानक ही वो अपनी माँ से एक सवाल करता है कि माँ, जब आखिरी रात अंकल चार्ल्स का पियानो कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तब पूरे ही माहौल में जल्द ही तालियों की गूंज ने अपनी पनाह ले ली, मगर देखते ही देखते वो तालियां थमने लगीं और एक वक्त बाद बंद हो गई। और ऐसा क्यों? रे की इस सवाल पर माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा कि एक दिन जब ये कायनात असल हुनर को पहचानेगी तभी इन तालियों की आवाज़ से ये पूरी महफिल गूंज उठेगी और ये तालियां कभी नहीं रुकेंगी। इसके बाद आगे आने वाले कई दिन तक रे अंकल चार्ल्स को चोरी से रिहर्सल करते हुए देखता रहता है, मगर एक दिन उसकी ये चोरी पकड़ी जाती है। मगर किस्मत से पकड़े जाने के बावजूद अंकल चार्ल्स रे को भी वही लेसन सिखाते हैं जो कभी उन्होंने सीखे थे, और इसी के साथ वो उसे ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी उसूल बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी तरह कभी उस नशे को हाथ नहीं लगाना जो हमसे परे है, क्योंकि संगीत खुद में ही एक नशा है। और इसी के साथ रे को अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक खूबसूरत मकसद मिलता है। फिर एक दिन अचानक ही जब रे अपने भाई के साथ कारखाने के करीब यूं ही खेल रहा था, तब खेल खेल में उसके भाई का पैर फिसलता है और वो सीधा पानी के एक बड़े ड्रम में जा गिरता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर रे से रहा नहीं जाता और उसकी घबराहट पल पल बढ़ती चली जाती है। रे वाकई में अपने आप से कह रहा होता है कि उसे अपने भाई को बचाना है, मगर ना जाने कैसे उस पल खौफ के मारे उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते। और जब कुछ वक्त बाद बाकी लोगों ने उसके भाई को टब से निकाला तब बहुत ही देर हो चुकी थी। रे की ज़िंदगी का ये एक ऐसा काला लम्हा था जहां उसने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद कहानी सीधा वर्तमान में आ बैठती है, जहां रे की उम्र करीबन 27 साल है और वो जगह जगह जाकर नए शोज़ करता है। और इसी के साथ एक दफ़ा किसी बार में रे की मुलाकात मैडम लिली से होती है। मैडम लिली अचानक ही उसके पास आते हैं और वो उससे पूछती हैं कि एक ब्लाइंड इंसान होने के नाते तुम्हारा यहाँ क्या काम? जिस पर रे मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि काश मैं बता सकता कि मैं कौन हूँ। और बातों ही बातों में यूं ही मिस लिली का ही एक शख्स टिकल आकर रे के हाथों में एक नशीला पदार्थ थमाता है, जिसे चखने के बाद रे की हालत कुछ खास नहीं रहती। नशा करने के बाद रे वहीं पर मौजूद एक पुराने पियानो पर जो अपना हुनर दिखाता है, उसे देख बार में मौजूद एक एक शख्स नाच खड़ा उठता है। रे का ये बेहतरीन जुनून देख मिस लिली और उनके मैनेजर रे के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला लेते हैं। देखते ही देखते रे की कामयाबी अब आसमान छूने लगती है, मगर अब भी वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। यानी साफ शब्दों में उसके पास अब भी कोई इजाफा नहीं था, क्योंकि लिली और उसके मैनेजर साफ तौर पर सिर्फ रे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। और इस हकीकत का अंदाज़ा रे को उस पल में हुआ
जब एक शो के दौरान ही एक बड़ा सॉन्ग प्रोड्यूसर उसके पास आ बैठा। उस प्रोड्यूसर की करीबी का खास कारण ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। मगर जितनी ही देर में रे प्रोड्यूसर से अपनी बातचीत बढ़ा पाता, उतनी ही देर में मैडम लिली के कहने पर पिकल उन्हें वहाँ से फिर एक बार दूर ले गया। पिकल की इस हरकत पर रे ने आज आखिरकार हकीकत बयां करते हुए ये कह ही दिया कि पिकल, मैं जानता हूँ कि तुम रोज़ाना क्यों मुझे यहाँ लाकर नशा थमाते हो, ताकि वो दोनों ही उससे कॉन्ट्रैक्ट मना करके मेरा इस्तेमाल करते रहें। रे की इस बात पर पिकल ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि नशा मैं नहीं थमाता तुम्हें, बल्कि नशा खुद तुम्हारे पास है। और सिर्फ इतना कहकर पिकल रे के हाथों में उसी प्रोड्यूसर का कार्ड थमाकर वहाँ से चला गया। और आखिरकार ज़िंदगी के इस मोड़ पर रे ने अकेली ही अपना सफ़र तय करने का फ़ैसला लिया। इसके बाद रे को अपनी ज़िंदगी में और अपने मकसद में बेहद कामयाबी नसीब हुई, जिसके बाद उसने एलिन विलियम नाम की औरत से शादी भी कर ली। देखने को तो अब रे की ज़िंदगी काफ़ी ही खूबसूरत और नायाब थी, मगर आज भी रे के दिल में कहीं ना कहीं अपने भाई और माँ का मलाल मौजूद था, जिसे भुलाने की खातिर उसने नशे और लड़कियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ उसके जुनून की कामयाबी बढ़ती ही चली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके रिश्ते बहुत ही ढलते नजर आ रहे थे। नशे की बुरी लत के साथ साथ उसके कई अफेयर भी खुलते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि लड़कियों की कलाइयाँ छू कर उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना भी रे ने सीख लिया था। और ऐसे ही एक दफ़ा जब किसी बार में बैठे उसने एक लड़की की कलाइयाँ थामी, तब अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कलाइयाँ किसी प्रोस्टिट्यूट की नहीं बल्कि खुद उसकी माँ की हैं। इस एक एहसास के बाद वो बुरी तरह से घबरा गया और इसके बाद रोज़ाना उससे अपना बीता हुआ कल अपने आज में दिखाई देने लगता है। ये वक्त वाकई में रे के लिए बेहद कठिन था, जहाँ वो मुसीबत में होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं लेना चाहता था। मगर एक दिन उसकी बीवी एलिन उसके करीब आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। मगर जितनी ही देर में एलिन अपनी बात पूरी कर पाती, उतनी ही देर में रे गुस्से से झुंझलाकर उस पर चढ़ते हुए ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें मेरे बारे में कोई अंदाज़ा नहीं, तुम्हें मेरे संघर्ष के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। मैंने आज तक अपने पिता की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने किसी और औरत के लिए मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था और फिर उन्होंने गहरे संघर्ष के साथ हमें पाला। मगर सिर्फ एक गलती से मैंने सब कुछ चूर चूर कर दिया और वो सब मुझे आज तक याद है। क्या तुम्हें कुछ याद है? रे के इस जवाब पर एलिन ने गहराइयों में जाते हुए सिर्फ इतना कहा कि हाँ, तुम सही हो, ना ही मुझे कुछ याद है और ना ही मुझे कुछ मालूम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस शख्स से मैंने शादी करी, भले ही उसके पास निगाहें नहीं मगर कुछ है, तो वो है एक जिंदा दिल। और इससे एक लम्हे के बाद रे को अपनी गलती का एक एहसास हो ही गया। भले ही उसे काफ़ी वक्त लगा नशे से दूर भागने में, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और इसी के साथ सुधरते सुधरते उसने अपने करियर की एक नई शुरुआत की। मगर जब एक दफ़ा ये अपने गाने की रिलीज़ के काम से कभी अफ्रीका गए, तो वहाँ इन्हें एक अलग तरीके का विवाद देखने को मिला, क्योंकि दरअसल आज वहाँ भी रिलीजियस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे चारों ओर थे। भले ही रे चार्ल्स का इससे कोई लेना देना नहीं था, मगर अचानक ही रे के कदम तो तब रुके के रुके रह गए जब उनमें ही शामिल एक जर्नलिस्ट ने रे के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, आप सब ठीक कर सकते हैं, आप सब ठीक कर सकते हैं। उस जर्नलिस्ट की सिर्फ और सिर्फ ये एक बात रे का इम्तिहान बन गई और यहाँ रे को पहचानना था तो सिर्फ अपने आप को। रे ने केवल अपनी आंखें बंद की और एक दफ़ा अपनी माँ और भाई को याद किया और वो फिर एक दफ़ा वहीं पहुंच गया जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। उसने अपनी माँ को उसी चौखट पर बैठे देखा जहां कभी उसका और उसके भाई का बचपन गुजरा, और जैसे ही उसकी नज़र उसके भाई पर पड़ी, वैसे ही उसने बेझिझक उसे गले लगा लिया। और यहाँ पहली और आखिरी बार उस रूहानी एहसास में रे की माँ ने सिर्फ इतना कहा
कि जिंदगी हमसे अक्सर मलाल की शक्ल में एक इम्तिहान लेती है और ये हमसे जवाब मांगती है हमारी असली पहचान का। और यहाँ इस मोड़ पर तुम्हारी लड़ाई तुमसे है, जहाँ फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया, फ़र्क तो इस एक बात से पड़ता है कि तुम क्या कर सकते हो। और अंत में आखिरकार रे ने अपने आप से जीत कर उन नाइजीरियंस के लिए एक नई एल्बम लॉन्च की माई लाइफ के नाम से, जो कि पूरे विश्व में आज मशहूर है। और इस एक एल्बम की रिलीज़ पर पूरे माहौल में तालियां गूंज उठी। और इस एक मौके पर रे को अपनी माँ की वो बात याद आई जहाँ तालियां कभी नहीं रुकी। तो ये थी कहानी रे चार्ल्स रॉबिन्सन की, जिन्हें करीब अपने दशक में 17 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कहानी हमें ज़िंदगी में अपने आप से जीतना सिखाती है। थैंक यू।